मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ और प्रयागराज का प्रमुखता से किया जिक्र। कहा, एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के लिए गए कई अहम फैसले। बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा देगी सरकार, गिरदावरी के आदेश। और खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे जगजीत डालेवाल की तबीयत पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। कहा, जो लोग चिकित्सीय सहायता में बाधा बन रहे हैं उनकी नीयत पर अदालत को है शक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 117वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ विचारों को साझा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के वैश्विक पटल पर विस्तार की सराहना की। उन्होंने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को भारतीय संस्कृति का सच्चा परिचायक और एकता का सूचक बताया। उन्होंने कहा कि कुंभ का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसकी विशालता और विविधता भी इसकी विशेषता है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस ऐतिहासिक समारोह में श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विज्ञान, स्वास्थ्य और शिक्षा हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मलेरिया और कैंसर जैसी बीमारियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोग पहले से इन बीमारियों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। इन बीमारियों पर भारत को लेकर आई हालिया रिपोर्ट संतोषजनक है। WHO की रिपोर्ट कहती है भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। सबसे सुखद बात यह है, यह सफलता जन जन की भागीदारी से मिली है। अब भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। समय पर इलाज का मतलब है कैंसर मरीज का ट्रीटमेंट 30 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाना। और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है आयुष्मान भारत योजना ने। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2025 को हमारा संविधान 75 साल पूरे कर रहा है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। संविधान हमारा मार्गदर्शक है और निर्माताओं ने जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। पीएम ने खेलों का जिक्र करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक से खेलों की नई क्रांति जन्म ले रही है। यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। आज चंडीगढ़ के धनास की EWS कॉलोनी में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 117वीं कड़ी को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां आसपास के क्षेत्र से काफी लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ सुना जाता है। लोगों ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम उनके लिए काफी प्रेरणादायक है और इससे उन्हें जागरूकता मिलती है। पीएम ने फिट इंडिया, नई तकनीकों, प्रयागराज महाकुंभ जैसे कई पहलुओं को छुआ है। प्रधानमंत्री युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए वे उनके आभारी हैं। यहाँ मुझे सबसे एक बेहतरीन बात जो लगी, एकता में अनेकता मोदी जी की, कि देश किस तरह से एकता में अनेकता के बीच भी आज हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और देश कितनी तरक्की कर रहा है। ये सारे जन जन तक ये बात पहुँचेगी। हमारे जो प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हमारे लिए कर रहे हैं। मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारी बहनों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, और हम इनको आगे बढ़ा कर ही रहेंगे।
गर्व लगता है कि भी हमारी भारतीय मूल की जो भाषा है तमिल, वो पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम है। और बच्चों के बारे में जो उन्होंने एपिसोड बताया एनिमेशन मूवीज़ को लेके, केबीटी के बारे में हमें नहीं पता था। आज पहली बार हमें मोदी जी के प्रोग्राम में पता चला कि ऐसा भी कोई एनिमेटेड एपिसोड आता है, और हम बहुत इंतजार करते हैं मन की बात का देखने के लिए। देश की अर्थव्यवस्था को नई दशा और दिशा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कल पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बड़ी बेटी रुपिंदर कौर ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। उनके पार्थिव शरीर को सेना की 2 गाड़ियों पर निगमबोध घाट लाया गया। यहाँ तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। साल 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कमान संभाली। मनरेगा, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार उनकी सरकार के कुछ ऐसे फैसले थे जिसने आम आदमी के जीवन को नज़दीक से समझा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2009 में लगातार दूसरी बार कमान संभाली। उनका देश सेवा में विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में योगदान रहा। उन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में, एक वित्त मंत्री के रूप में और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देश को दिया। भूटान और मॉरिशस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में अपने राष्ट्रीय ध्वज को झुकाने का निर्णय लिया है। ये भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनका अनुराग है। पूर्व प्रधानमंत्री को आखिरी विदाई देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान भूटान के नरेश की विशेष उपस्थिति रही। अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के प्रति उनके योगदान को याद किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादगार के लिए केंद्र सरकार उचित जगह उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद आज शाम प्रेस वार्ता कर बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से फसलों को पहुंचे नुकसान पर चिंता प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक आंकलन में कई स्थानों पर फसल नुकसान की संभावना है। जिला उपायुक्तों को फसल नुकसान के आंकलन के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने को स्वीकृति दी गई है। साथ ही हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15 से 20 हजार की गई है। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में एक ही जगह संकलित कर इसे लागू करने को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में भी संशोधन करने को मंजूरी दी गई है। अनुबंधित कर्मचारियों के आग्रह पर सरकार द्वारा कैलेंडर ईयर के स्थान पर 240 दिन वेतन लेने की शर्त को संशोधित कर इसमें शामिल किया जाएगा। परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति उसमें की गई है। दूसरे एजेंडे में हमने जो हिंदी आंदोलन के 1951 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन थी वो 15,000 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 20,000 रुपये करने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में ग्रुप ए और बी के पदों के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अब शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम में 102 कक्षा पास होना होगा। ग्रुप बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी है। उसके लिए अगर कोई ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर अप्लाई करता है तो हमने आधार को मैंडेटरी किया है, उसका आधार कार्ड उसके अंदर लगना चाहिए। HPSC पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा, ये हमने अनिवार्य उसके अंदर किया है। इससे जो धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगेगा।
पिछले 32 दिन से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डालेवाल को मेडिकल सहायता नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल सहायता देने पर अपनी असमर्थता जाहिर की है। पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को कहा कि हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति बिगड़ सकती है। कोर्ट ने पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आप भी डालेवाल के धरना स्थल पर मौजूद रहने के पक्ष में हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि डालेवाल को इंसानों के इस किलेबंदी की इजाजत किसने दी? कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी किसकी है? किसानों का शांतिपूर्ण धरना स्थल पर बैठना तो ठीक है, लेकिन एक इंसान को मेडिकल सहायता लेने से रोका जा रहा है। यह गलत है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जहां केंद्र से बातचीत के मसले का सवाल है, हम पहले ही कह चुके हैं कि कोर्ट इसे अपने स्तर पर देखेगा। अभी की स्थिति पंजाब सरकार को संभालनी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भटिंडा के पास एक निजी बस के नाले में गिरने से हुई यात्रियों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दर्दनाक घटना पर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को एक्स ग्रेशिया के रूप में 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दिए कि सभी घायलों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाए। पंजाब में गन्ने की काश्त वाली जमीन के रकबे की 5000 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। चंडीगढ़ में इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि साल 2024-25 में गन्ने की काश्त वाले रकबे में हुई बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी में वृद्धि के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां गन्ने का सबसे अधिक 401 रुपये प्रति क्विंटल भाव दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा भूजल संरक्षण के लिए धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों को उनके ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रखी है और इसके लिए वर्ष 2024-25 के दौरान 9,331 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में 70% की कमी आई है। कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों की गणतंत्र दिवस परेड को लेकर रिहर्सल पिछले कई दिनों से जारी है। ठंड में कोहरे के बीच सैन्य कर्मी परेड करते नजर आए। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए झांकी का विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास रखा गया है। इस बार 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया है। इनमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों और विभागों को भी कर्तव्य पथ पर परेड के लिए चुना गया है। साल 2025 की शुरुआत से पहले कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में दिन भर धुंध और कोहरे के बीच रात में तापमान तेजी से गिर रहा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है तो कहीं बर्फबारी भी हो रही है। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसे ठंड के सितम को और बढ़ा दिया है। इसका असर आम जन जीवन पर देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने पंजाब समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज से शीतलहर चलने की संभावना जाहिर की है। भारत के मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जियाना मनी ने बताया कि विभाग ने पंजाब और दिल्ली समेत आज से कई राज्यों में दिन भर धुंध और शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 2 दिनों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को सूखी ठंड से राहत मिली है। वहीं पंजाब में मौसम बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ठंडी हवा और तापमान में आई गिरावट से अस्पतालों में खांसी, बुखार के मरीज बढ़ गए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए एक अलर्ट के बीच अगले कुछ दिनों तक इस तरह का मौसम रहने के कारण लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। चाहे बारिश गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हो सकती है, पर ओलावृष्टि का असर सब्जियों के लिए नुकसानदायक है। मौसम विभाग के मुताबिक बेमौसमी बारिश के कारण चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ठंड का जोर बढ़ गया है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।